तो इंट्रामॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग से क्या, इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, पढ़ा है ऐसा। तो ऐसे सवाल पूछता है कभी कभी, क्या, विस्कोसिटी का ऑर्डर, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जा रहे हो, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दोनों एक साथ बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रोपोर्शनल होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ, या बस सिंपली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग पे डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा एज बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा सरफेस टेंशन भी होगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। मसलन CH3OH के पास एक OH है, CH2OH, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH का नाम इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। इसी को ग्लिसरॉल नहीं सॉरी ग्लाइकॉल भी कहते हैं सिर्फ। और फिर लिया मैंने बताओ सबसे ज्यादा वेपर कौन बनाएगा, वेपर सबसे आसानी से वेपर वोलाटिलिटी जानते हो, वोलाटिलिटी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसकी वोलाटिलिटी कम होगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वोलाटिलिटी ज्यादा होगी। तो आराम से सोचो और बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा एज बॉन्डिंग कहाँ होगी, लास्ट वाले में, है। इधर एक OH है, इधर दो OH है, इधर तीन OH है, इसका नाम लास्ट वन का नाम ग्लिसरॉल है, यही ग्लिसरीन भी है, ग्लिसरॉल। इससे फिर से मिलूंगा मैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। तो मैं कह रहा हूं इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, लास्ट वन का। तो मैं इधर से इधर चलूंगा, ठीक है, आप इसके नीचे एक एरो लिखेंगे ऐसे लाइक दिस, क्या काला काला हर जगह काला काला ऐसे। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या चीज लिखेंगे देखिए। पहला, एज बॉन्डिंग बढ़ रही है, एज बॉन्ड बढ़ रहा है, ठीक है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, है ना, है ना। लेकिन वोलाटिलिटी, वोलाटाइल, वोलाटिलिटी घटेगी। सबसे ज्यादा वोलाटाइल कौन होगा, पहला वाला, नहीं समझ आ रहा है, का बॉइलिंग पॉइंट कम है मतलब जल्दी वेपर बन जाएगा, तो हाईली वोलाटाइल होगा। पेट्रोल क्या होता है, वोलाटाइल होता है ना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, उसमें तो लंडन फोर्स है, वीक फोर्स, इसलिए जल्दी वोलाटाइल हो जाता है। वोलेटिलिटी घटेगी, घटेगी मतलब सबसे ज्यादा इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। और जो वेपर बनाएगा, वेपर, तो अभी 302 वालों को ये बात कम पता होगी तो रफली आइडिया ले लें, जो आसानी से वेपर बन जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर का प्रेशर, वेपर बना तो प्रेशर आएगा, वेपर नहीं बना तो कहां से आएगा, तो जल्दी वेपर कौन बनाएगा, ये, तो इसका वेपर प्रेशर हाई होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर घटेगा। वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर, तीन क्लास में अगर वेपर प्रेशर भी पढ़ाए होते। हाँ, बराबर। अभी 8:30 पे लोग नहीं आ पा रहे हैं, 10 बजे आएंगे फिर ये बेचारे। वेपर प्रेशर घटेगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं किसके, एज बॉन्डिंग के, जो आपको एकदम समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बात, स्लाइड चेंज।
हाथ तो रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर, इधर चला मैं उधर चला। जल्दी लिखो रे, तुम तो छाप रहे हो, प्रिंट आउट क्या कर रहे हो पता नहीं। चलो नेक्स्ट, किसका क्वेश्चन है? एज बॉन्डिंग का नहीं है क्या? हाँ, अच्छा, ओके देखो, अब पहले पढ़ता हूँ इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग, एकदम शांत रहो तो आवाज जाएगी, जरा भी चूप करोगे तो आवाज नहीं रुक जाएगी। इंट्रा, इंट्रा, ये विद इन मॉलिक्यूल का है, ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल, विद इन मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एच बॉन्ड नहीं बनाएगा, सेम मॉलिक्यूल के अंदर एच बॉन्ड बनेगा। अब आप एक एक चीज समझिए, पहले ये बात समझिए कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, फिर जब ये विद इन मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा? हाँ, वही होगा। अब विद इन मॉलिक्यूल एच बॉन्ड बनने की कुछ शर्तें होंगी। अब यूं समझो, एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर यहां OH है, ठीक, बस OH ही है, तो ये दूसरे कंपाउंड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन अगर इसी कंपाउंड में एक यहां डबल बॉन्ड O हो जाए, तो ये हाइड्रोजन अब इसी के साथ एच बॉन्ड नहीं बना, ये कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। ऐसा तब होगा जब, सुनो सुनो सुनो, जब ये इससे एच बॉन्डिंग बनाएगा तो एक नई रिंग बन जाएगी, जो बिना एच बॉन्डिंग के नहीं थी, एच बॉन्डिंग से बनी। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग से जो रिंग बनी है, ये सिर्फ दो ही रिंग है जो एक्सेप्टेबल है, एक 5 मेंबर, एक 6 मेंबर। मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग से चिलेट बनता है, रिंग बनती है, एंड दैट रिंग विल बी ईदर 5 मेंबर्ड और 6, नो अदर रिंग इज अलाउड। तो ये खास पॉइंट है। क्या दूसरा पॉइंट है कि इंट्रा एच बॉन्डिंग is permissible, is allowed only when, कौन सा, only when 5 और 6 मेंबर्ड, पेन चलाओ, रिंग से हम कहते हैं चिलेट इज फॉर्म्ड। अगर 7 की बन गई तो भी गलत, 4 की बन गई तो भी गलत, गलत मतलब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा बताओ कि मॉलिक्यूल कौन सा प्रोसेस फास्ट करेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग या इंटर? हाँ, इंटर, ट्रा, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे होता है ना, नहीं पोल नहीं कर सकते तुम। पहली कोशिश क्या होगी मॉलिक्यूल की, खूब पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, इंटरनल प्रोसेसेस आर फास्टर देन एक्सटर्नल। तो दूसरा मॉलिक्यूल आए, उससे एच बॉन्ड नहीं बनाए, इससे अच्छा है कि अपने अंदर ही बना ले, है ना। तो याद रखना, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग इज प्रिफर्ड ओवर इंटर। पहले मॉलिक्यूल कोशिश करेगा इंट्रा बने, जब ना बने पाए मजबूर हो जाए तो फिर इंटर बनेगा। तो इसको लिख देता हूं, इंट्रा इज प्रिफर्ड ओवर इंटर। ये स्ट्रेंथ नहीं है, हाँ ये स्ट्रेंथ नहीं है, रेट है, जल्दी कौन बनेगा, इंट्रा बनेगा। तो कहाँ चलेगा?
अभी सिलेबस खत्म होगा तब सारे आएंगे दूसरे बैच का। तो बताओ फैजान भाई, ये फिनॉल कौन सी एच बॉन्डिंग करेगा? ऑब्वियसली कल का एग्जांपल करेगा। अभी इसके इंट्रा के हालात तो नहीं है ना। इंट्रा के हालात तब बनेंगे जब एक एच भी हो और एक दूसरा काउंटर एफ ओ एन भी हो जिसके साथ वो एच एच बॉन्डिंग बना सके। तो यहां पर अगर ऑर्थो पोजीशन पर मैं एक ग्रुप लगा दूं, एन डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये है ना, तब यहां पर अब देखो, अब अगर ये एच इसके साथ एच बॉन्डिंग बना लेता है तो एक कितने मेंबर की रिंग बन गई? गिनती आती है गरीबों? 5 की 6? 6 मेंबर की रिंग। तो ऐसे थोड़ी मैंने बोला गिनती आती है, मुझे पता है ना। तो यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग हो गई। तो 6 मेंबर का चिलेट बन गया, इसलिए ये स्टेबल हो गया। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। पेन तुम चलाते रहो, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तुम बस पेन चलाते रहो। अब बड़े हो गए हो तुम, समझ समझ के साथ साथ लिखना है। वो दिन गए, पहले समझ लो फिर लिखना। अच्छा, एक और बात, अगर ये मेटा पे होता नाइट्रो या पैरा पे होता, तो जैसे ही तुम एक स्टेप शिफ्ट करोगे ना, मेंबर बढ़ जाएगा, 6 से ज्यादा हो जाएगा। तो ना मेटा से बनेगी इंट्रामॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग, ना पैरा से। इंट्रामॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग सिर्फ सिर्फ ऑर्थो से बनती है, ठीक है? तो क्या लिखूंगे? इन बेंजीन डेरिवेटिव्स, इन बेंजीन डेरिवेटिव्स, इन बेंजीन डेरिवेटिव्स इंट्रा इंट्रा एच बॉन्डिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑर्थो पोजिशन ओनली, फ्रॉम ऑर्थो पोजिशन ओनली, नॉट फ्रॉम मेटा एंड पैरा, नॉट फ्रॉम मेटा एंड पैरा। मत कैसे होते तुझे आई कांटेक्ट करने के लिए? तो बचा नहीं कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट, चले आए जुम्मा जुम्मा सब। इनके बाप मुझे मिलने चाहिए, सारी फ्रस्ट्रेशन निकालो। कहाँ आई रे? हैं? उधर थी, लगता तो नहीं है शक्ल से। डन गाइस, ओके। देखो ये बात समझ लो, यही NO2 को मैं शिफ्ट कर दूं मेटा या पैरा पे तो इंट्रा खत्म, फिर क्या? फिर क्या? फिर इंटर। जब इंट्रा ना हो पाए तो इंटर हो जाएगा। जल्दी करो। अब हम दो एग्जांपल का पहले आप मुझे बताइए कि जब इंट्रा हो जाएगा, इंट्रा हो जाएगा तो क्या ये पड़ोसी के साथ इंटर करेगा? नहीं करेगा ना, ये लिखा है इंट्रा इज फास्टर देन इंटर। तो इंट्रा होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल रुक जाएगा। घट जाएगा मतलब कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव कंपेयर करोगे ना आप। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, एक है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को बोलता है, बोलता है। बताओ, पहले बताओ किसमें कौन सी एच बॉन्डिंग होगी? इसमें तो इंट्रा है, लेकिन ये पहुंच नहीं सकता, तो अब ये क्या करेगा? अब बेचारे कुछ सोचे, अब इंटर की कंडीशन तो है ही ना फुलफिल। थैंक यू। यहाँ इंटर एच बॉन्डिंग,
तो इंटर से एसोसिएशन होगा, यहां एसोसिएशन होगा, मॉलिक्यूल एसोसिएट करेंगे, यहां मत होगा, मत नहीं होगा, यहां इन दो मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग से एसोसिएट नहीं करेंगे, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, दूसरे वाले का। दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। Association of molecules is not allowed in first one. ये कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं बोर्ड पे मैं, जिनमें इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इनमें से इसका नाम रिसोर्सिनॉल है, इसका नाम छोड़ो, इसका नाम खास है, ये एच बॉन्डिंग, ये एच बॉन्डिंग, ये एच बॉन्डिंग, इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम है सैलिसाइल्डिहाइड। क्या करूं क्या करूं, इन सब में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसका एग्जांपल है ये। अब बताइए सर, बोल मैं प्रतिदिन वापस भेज देगा। एक एक पॉइंट अलग किया करो, ये एक पॉइंट था एग्जाम्पल वाला। चाइना कौन सा कलर यूज करेगा, दिखता ही नहीं है। ओके, सो अगला पॉइंट, अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, एसिडिक एसिड CH3COOH इन वाटर, पानी में ये कैसे टूटेगा, CH3COOH वाटर में काम करता है, एक्ट एज एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया तो समझदार को ये काफी है इशारा कि ये अब टूटेगा, टूटेगा ना, इलेक्ट्रोलाइट से तो टूटेगा H+ एंड CH3COO माइनस में। लेकिन यही CH3COOH बेंजीन के अंदर एज अ इलेक्ट्रोलाइट तो काम करता है, लेकिन वो एसोसिएट करता है, पानी में डिसोसिएट करता है, डिसोसिएट करता है। लेकिन यही एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर एसोसिएट करता है। कैसे, अगली स्लाइड। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी बताई मैंने, एसिड है, पानी में घोले तो टूट जाएगा, H+ दे देगा प्लस CH3COO माइनस दे देगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसको बेंजीन में डिसॉल्व कर दूं तो बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है, पोलर कि नॉन पोलर, वाह क्या सही जवाब दिया है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में ये आयनाइज नहीं होगा, ठीक है, ये वहां पर एसोसिएट होगा। व्हाट इज दिस एसोसिएशन, जल्दी लिखो, तुम कितना स्लो लिखते हो। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, वर्ड रिलेट कर पाते हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ CH3 लूं, यहाँ बेंजीन लूं, वॉट एवर, COOH होना जरूरी है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड इन बेंजीन undergoes association, I'm sorry, undergoes dimerization। अब ये डाइमराइजेशन होता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग। डाइमराइजेशन मतलब दो मॉलिक्यूल्स का मिल जाना। जरा बताओ, मैंने यहां बेंजीन लिया, C डबल बॉन्ड हो,
OH। ऐसे ठीक। बताए यहाँ पे एच बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? थोड़ा सोच ले, केमिस्ट्री क्लास है। क्या यहाँ इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगी गाइस? ना, क्योंकि अगर होती तो 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, और 4 मेंबर रिंग इज नॉट अलाउड। समझे? नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? कुछ इस तरह होगा। कैसे बता, यहां देखो ये दो मॉलिक्यूल एसोसिएट करेंगे, तो इसमें दो देखो दो साइट्स हैं जो एच बॉन्डिंग बना सकते हैं, साइट्स। एक OH वाला साइट, एक C डबल बॉन्ड O वाला। ये अपने H को इन्वॉल्व करके एच बॉन्डिंग बनाएगा, ये अपने O को इन्वॉल्व करके एच बॉन्डिंग बनाएगा। तो इसका H इसके O के साथ, इसका H इसके O के साथ। ये कितने मेंबर की रिंग बन गई? इज इट अलाउड? इज इट अलाउड? यस ब्रो। क्या बात बोली है तूने। ये टाइमर है, ये अलाउड है। ये इंट्रा का नहीं है एग्जाम्पल, जागो गुड मॉर्निंग। ये इंटर का है। इंटर में मैंने नहीं लिखा कि 6 मेंबर या 5 मेंबर, ये इंटर का है। ये पॉइंट था। अगला पॉइंट, दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर क्लोरीन भी एच बॉन्डिंग बनाता है। क्लोरीन कहीं एच बॉन्डिंग बनाता है अभी तक? क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाता है। बट एक ऐसा एग्जाम्पल मार्केट में है जहां पर क्लोरीन एच बॉन्डिंग बनाता है, और वो एग्जाम्पल, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? चिलेट फॉर्मेशन। शानदार रिंग बन रही होगी, कुछ ज्यादा रिंग बन रही होगी, इसलिए बन गया होगा। देखो, जब रिंग बनती है तो मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, एंट्रोपी उसकी घट जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसीलिए वो चिलेट बनना मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सुना होगा, कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो चिलेट बनाते हैं, वो स्टेबल कर देते हैं कॉम्प्लेक्सेस को ड्यू टू चिलेशन। रिंग यहाँ बनेगी, वहां स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बताओ क्या लिखने वाला था मैं? हाँ, क्लोर इन क्लोरल हाइड्रेट, इन क्लोरल हाइड्रेट chlorine involves in H bonding, chlorine involves in H bonding, write as fast as you can. क्लोरल का इस्तेमाल DDT बनाने में करते हैं। DDT का नाम तो सुना होगा, हाँ, बोर्ड एग्जाम में खूब आता था, इसे जरूर जरूर सुना होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ये एक्चुअली। इन क्लोरल हाइड्रेट क्लोरीन इन्वॉल्व्स इन H बॉन्डिंग, जो अब तक नहीं हुआ। व्हाट इज दिस क्लोरल हाइड्रेट? लुक, हैव अ लुक। इसका नाम है क्लोरल। ये देखो बच्चों, क्लोरल को पानी दे रहा हूं। अब आप इतने समझदार हो गए हो, पानी का मतलब इसमें दो लोग हैं, H+ और, बढ़िया से दिमाग लगाओ, इसके अंदर कौन सा पार्ट लेविस एसिड है, कौन सा पार्ट लेविस बेस है? समझो, कौन सा सेंटर लेविस एसिड है, कौन सा सेंटर लेविस बेस है? सब्सक्राइब करो। केमिकल बॉन्डिंग ही चल रहा है ना, इसी में पढ़ाया था बे मैंने ये। ऑक्सीजन इज लेविस बेस, ये H+ इसके पास चला जाएगा, ठीक, और OH- लेविस बेस है, ये कार्बन के पास आ जाएगा, तो यहां से ये पाई टूटेगा और नए हालात देखिए। नहीं, एक बार लिख देता हूं, नहीं, कार्बन, उस पे 3 क्लोरीन तो पहले से था,
सिंगल बॉन्ड सी, ये टूट के OH बन गया, ठीक है ना, और यहाँ एक OH आके लग गया, वो भी OH ही बन गया, दो OH लग गए और यहाँ H, इसी का नाम है क्लोरल हाइड्रेट। दिस इज क्लोरल, पानी जोड़ दिया तो हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। ओके, देखो इधर, ये देखो, पता नहीं आया मुझे, ये एज बॉन्डिंग, एज बॉन्ड, ऊपर भी चिलेट नीचे भी चिलेट, the only example in the market where chlorine participate in edge bonding, हाँ, धरती की बोझ। PCl3 है वहां पे, H मत ले देना बाहर, CH3 CHO को क्लोरल है। डन। अगला पॉइंट, KHF2 exists but KHCl2, चुप करके बैठो भी, बिल्कुल एकदम शांत, सो जाओ, अरे सुबह सुबह उठ के आए हो। I2 do not, why this happen, क्वेश्चन बना दिया मैंने। चलिए अच्छा, टॉपिक क्या चल रहा है, एज बॉन्डिंग। आंसर क्लियर है कि ड्यू टू एज बॉन्डिंग, अरे एक्सप्लेन करना है आपको। KHF2 exists but KCl2 does not। तुम तो उस वजह पढ़ के आए थे ना, यहाँ नहीं पढ़ा था, अच्छा ठीक, समझाओ, चलो बना के दिखाओ। हाँ तीनों में नहीं, वो कैसे मैं समझाता हूँ। KHF2 में देखो ऐसा है, KF था, अब ये अंग्रेजी में लिख सकता है कि KF को जब HF में घोलते हैं तो क्या बनता है, HF में घोल दिया तो KF तो आयनिक कंपाउंड है ना, K प्लस और F माइनस, सुनो 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 सुनो, K प्लस और F माइनस में जो F माइनस है वो अलग है, और HF जब HF इस F माइनस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एज बॉन्डिंग बनाएगा, ये आयन डाइपोल हो गया, और उसमें एज बॉन्डिंग भी है, समझ रहे हो, तो ये माइनस बहुत हैवी है, बहुत आई मीन परफेक्ट निगेटिव चार्ज, इसलिए इसका जो एज बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग है। तो ये इतना स्ट्रांग एज बॉन्ड है कि ये सारे लोग यूनाइटेड रहते हैं ऑल टाइम, एक साथ साथ घूमते हैं, तो एक साथ एक नई यूनिट बना लेते हैं। वो यूनिट क्या है बताओ, HF2 माइनस, है ना, HF2 माइनस, तो इसमें K प्लस जोड़ दो लाके, वो जो छूट कर घूम रहा है स्पेक्टेटर आयन, जोड़ू चाहे ना जोड़ू, स्पेक्टेटर आयन, स्पेक्टेटर आयन क्या बनेगा फिर, KHF2। बाकियों में इतना स्ट्रॉन्ग एज बॉन्डिंग नहीं होगी, मैं यहाँ रीजन क्या लिखूंगा, स्ट्रॉन्ग एज बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग एज बॉन्डिंग इस तरह से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं बना सकते, इसलिए वो लोग एक यूनिट नहीं बना पाएंगे। अब
एज बॉन्डिंग इतना आसान है, क्लास में अच्छे से बैठोगे तो सवाल कर लोगे। एज बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि माइनस चार्ज कितना है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर। देखो यहाँ माइनस है ना बहुत, तो स्ट्रेंथ ऑफ एज बॉन्डिंग पढ़ा तो नहीं अभी ये बात, स्ट्रेंथ ऑफ एज बॉन्ड प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन FON। तो बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग एज बॉन्डिंग कौन बनाएगा? फ्लोरीन के साथ बनेगी एज बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, या ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ, या सल्फर के साथ? कुछ तुम बोलो। ये है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। फ्लोरीन जिससे लगा होगा उस पर माइनस ज्यादा आएगा ना, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो हाई माइनस रखेगा, खींच लेगा इलेक्ट्रॉनों को। इन लिक्विड HF जागी जागी सॉरी 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 यार, तेरे लिए नहीं मैंने कभी ना देखा। HF के अंदर ऐसे हालात होते हैं, लेयर शानदार एज बॉन्डिंग है ये, और ये एंगल 116 डिग्री का होता है। ये HF में इसको कहेंगे एंगल HFH इज इक्वल टू 116 डिग्री। कमरान भाई क्या चल रहा है, समझ आ रहा है? अगला शुरू मत होना वरना बिल्कुल टॉयलेट नहीं करूंगा। चलो तुम भी डॉट डॉट लगा रहे हो क्या? जल्दी करो, मुझे ये खत्म करना चैप्टर आज के बाद। पॉइंट पॉइंट करते जाएंगे। कॉपर सल्फेट इन डॉट 5H2O एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 3 तरह की, पहले बताओ इसमें कितने तरह के केमिकल बॉन्ड हैं? कितने तरह के केमिकल बॉन्ड हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। सल्फेट में होता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कॉपर +2 इसी कॉपर है नॉट कैल्शियम, कॉपर +2 सल्फेट -2 आयनिक बॉन्ड भी है, आयनिक भी है, कोवैलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है, एंड अब तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, H2O है। तो कंटेंट्स आयनिक, आयनिक को इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं ना, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट को डेटिव, कोऑर्डिनेट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अपने आप में एक सवाल है। कॉपर सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। कॉपर सल्फेट का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। कॉपर +2 सल्फेट -2। बताओ सल्फेट -2 में कितनी तरह की बॉन्ड लेंथ है? रोज पूछूंगा बता लोगे अब। एक ही तरह का ना, क्योंकि सारे बॉन्ड्स क्या बराबर है, रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से।
एक पानी यहां घूम रहा है, इस सल्फेट ने इस पानी के साथ जबरदस्त चिलेट बना लिया, ये चिलेट, हाँ। तो आउट ऑफ 5H2O 4H2O आपस में एच बॉन्डिंग करेंगे, आपस में पानी वाली एच बॉन्डिंग। एक H2O सल्फेट के साथ 100% परफेक्टली माइनस चार्ज ऑक्सीजन के साथ बनाएगा एच बॉन्डिंग। तो बताओ H2O के आपस वाली एच बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी या सल्फेट के साथ वाली एच बॉन्डिंग? सल्फेट वाली, चूंकि यहां माइनस चार्ज ज्यादा है तो प्लस डॉट 4H2 अलग हो जाएगा। तो जब आप इसे हीट करेंगे, हीट 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 हीट, तो पहले कौन सा वाटर निकलेगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को जब हीट करते हैं, डी ब्लॉक के अंदर भी है और यहां भी है, तो क्या होता है गाइस, हीट करते हैं अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो पहले नॉर्मल वाटर निकल जाता है, यानी बचता है कॉपर सल्फेट डॉट 1H2O प्लस पांच पांच पानी बाहर। आई एम सॉरी गाइस, मैं नहीं पढ़ाया, 4 पानी बाहर, ठीक है। लेकिन अगर फर्दर हीट करोगे, हीट करते जाओगे, अब अगर फर्दर हीट कर तब ये निकलेगा, तो अब फिर फर्दर हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस आसपास, तो ये बनता है कॉपर सल्फेट अलग प्लस अख पानी अलग, ये 2 स्टेप में वाटर निकला जाता है। सोडियम कार्बोनेट में भी ऐसा होता है, डॉट 10H2O वाले में। व्हाट इज दैट? अच्छा, इस ब्लॉक खत्म, सिलेबस नहीं पढ़ाऊंगा, वॉशिंग सोडा खत्म। Na2SO4 Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, बस इंफॉर्मेशन याद रखो, एग्जाम कर लोगे सवाल। सभी बायोमोलिक्यूल्स लाइक सेलुलोज, स्टार्च वगैरह, डीएनए वगैरह के अंदर इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये बात चाहो तो नोट कर सकते हो, इन इन मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, इन मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग इज प्रेजेंट लाइक डीएनए में। दो हेलिक्स कैसे कनेक्ट होते हैं, दो हेलिक्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाई इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग। वहां पर 5 बेसेस है ना, AgCtu, है ना, वो पांचों बेस क्या करते हैं, एज बॉन्डिंग बनाते हैं, 5 ऑर्गेनिक बेसेस। क्या हो गए, डीएनए, सेलुलोज, स्टार्च, etc have इंट्रा molecular edge bond। कोई कितना बेशरम कैसे हो सकता है सुबह सुबह बात करे। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं एज बॉन्डिंग इन, कहाँ कहाँ एज बॉन्डिंग फैली हुई है बे। हाइड्रोजन तो चैप्टर चला गया, इसका मतलब मुझे पानी की एज बॉन्डिंग, आइस की एज बॉन्डिंग में इतना जोर नहीं देना। हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर वाटर हेडिंग है, रिलेटेड वही बोल रहा हूँ, सुनते पूरी बात। तो वाटर के अंदर फिर आता है आइस, आइस की एज बॉन्डिंग का जिक्र है वहां पे, रिलेटेड है ना। तो बहुत रफ आइडिया दूंगा आपको, समझिए एज बॉन्ड इन आइस, आइस के अंदर एज बॉन्ड, आइस में नंबर ऑफ एज बॉन्ड, नंबर ऑफ एज बॉन्ड पर बाई each H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 4। पहला सवाल ये आता है कि आइस में कितने एज बॉन्ड बनेंगे, एक पानी 4 एज बॉन्ड बनाएगा।
यार पढ़ाता हूँ यार, देखो इधर यार, एच ओ एच, एक एच बॉन्ड, तो ये जो एच है ना, ये बनाएंगे एच बॉन्डिंग ऐसे ऐसे, ये भी बनाएगा। लेकिन यहाँ समझो दो लोन पेयर है हाँ? एक लोन पेयर इधर चला जाएगा इसके साथ, और एक इधर चला जाएगा, दोनों लोन पेयर एच बॉन्ड बनाएंगे। असल में दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, माइनस चार्ज, तो एक वाटर चार एच बॉन्ड नहीं बनाएगा, आइस में, पानी में नहीं, लिक्विड में नहीं, आइस में। तो H2O मैक्सिमम कितनी एच बॉन्डिंग बनाता है? आंसर 4। H2O मैक्सिमम कितनी एच बॉन्डिंग बनाता है? आंसर 4। क्योंकि अब H2O कहेंगे तो फिर वेपर, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस तरह से होता है। यहां पर ये बनाया इसके साथ, फिर ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, एंड सो ऑन। इसलिए एक एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजड़ा। ठीक है, आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ठीक है, वाटर में एच बॉन्डिंग कम होती है देन आइस। तो नहीं समझ पा रहा लगता है, ये बात जबरदस्ती लग रही है। ये एक ऑक्सीजन दो लोन पेयर रखता है, तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, ये लोन पेयर एक एच को ऑफर करेगा, ये लोन पेयर दूसरे एच को ऑफर करेगा, और दो एच बॉन्डिंग बनेगी। समझ गए? अच्छा, जब आप आइस को मेल्ट कराओगे, मेल्ट, तो 0 डिग्री पर आइस है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओ तो वो लिक्विड बनेगा। तो जब लिक्विड बनेगा तो एच बॉन्डिंग टूटेगी। समझो अच्छे से, जैसे जैसे आइस मेल्ट होगा एच बॉन्डिंग टूटेगी, और ये एच बॉन्डिंग टूटेगी, और ये वाटर इस पे गिर जाएगा। अब देखो, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, सॉलिड स्टेट खत्म है ना, पोजीशन फिक्स्ड होती है। तो जब मॉलिक्यूल लाइक इतने दूर दूर हैं तब सॉलिड है। अब लिक्विड बनने के लिए इनको पास आना पड़ेगा, एक दूसरे पर फ्लोट करना पड़ेगा, लेयर्स को एक दूसरे पर फ्लो करना पड़ेगा। उसे क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी एक एक लेयर का दूसरे लेयर के बीच का अट्रैक्शन है ना। तो जब जब आइस को मेल्ट करोगे तो इनके बीच का जो ये बॉन्ड था ना, ये टूटेगा और ये नजदीक आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा। तो याद रखो कि आइस में H2O के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लेकिन लिक्विड में वो क्लोज आ जाते हैं। तो बताओ, 1 लीटर एरिया में या 1 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल किसके आएंगे? आइस के कि लिक्विड के? लिक्विड के। इसलिए लिक्विड H2O की डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी आइस से ज्यादा होती है। तो जब आप आइस को हीट करेंगे तो 4 डिग्री टेम्परेचर, वह टेम्परेचर है 4 डिग्री, जहां पर वाटर के, जहां पर H2O का या H2O की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू ही है जो हम लिया करते हैं 1 ग्राम/ml। ज्यादा मिक्स हो गया, पहले क्या बोला मैंने? आइस आइस और H2O लिक्विड में H2O लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, आइस की कम है। अब दूसरी बात बोल रहा हूँ टेम्परेचर के बारे में, कि 4 डिग्री वह टेम्परेचर है जहां पर लिक्विड H2O की डेंसिटी हाईएस्ट होगी। अबे और हीट करोगे फिर और दूर जाएंगे ना, फिर तो 4 डिग्री टेम्परेचर याद रखना है, वो टेम्परेचर है जहां पर मॉलिक्यूल मैक्सिमम क्लोजेस्ट होते हैं ना, तो बिल्कुल नजदीक होते हैं, और डेंसिटी हाईएस्ट होती है। कितनी हाईएस्ट? 1। इसलिए हम वही वैल्यू लेते हैं हर जगह, बाकी टेम्परेचर में बदलती रहेगी। तो 2-3 पॉइंट फटाफट, क्या? डेंसिटी ऑफ ice is less than H2O। बताओ, इसकी डेंसिटी कम है, कौन है? आइस है। तो आइस क्या है? पानी में डूबेगा। That's why, that is why ice float on water, in water।
का नहीं है। अच्छा, अगला पॉइंट लिखोगे। एट 4 डिग्री सेल्सियस खुद बताओ क्या आधे घंटे वहां चिल्लाया खड़े हो गए। अगर एट व्हाट टेम्परेचर, हाँ, एट 4 डिग्री सेल्सियस H2O liquid has maximum density. H2 liquid has maximum what? 1 gram per ml. कितना है इसके बारे में याद लग जाओ फटाफट। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, पढ़ो। 2013, पहली पहली बार शायद नीट था ना 13 में। कहां पर है डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल? पहले में क्या है बताओ, मुझे सारे नाम बताओ, पहले में क्या है? लंडन फोर्स, इंड्यूस इंड्यूस डाइपोल। दूसरे में क्या है? एच बॉन्ड। तीसरे में क्या है? लंडन फोर्स, डाइपोल, इंड्यूस इंड्यूस। तुम क्या जानो? चौथे में क्या है? डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। किसी को डाउट है आपस में डिस्कस कर सकते हो। ये दोनों में लंडन फोर्स है, क्यों है? पड़ोसी से पूछो। एच बॉन्डिंग है, आंसर है। एक करके दिखाओ। क्यूब 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 क्यूब, कब आता है क्यूब? अरे आयन डाइपोल कहाँ मैंने पढ़ा, उसको कुछ बताया नहीं मैंने। डाइपोल डाइपोल, लेकिन सॉलिड फॉर्म में। आयन डाइपोल में तो पावर बताई नहीं मैंने। 2023, अब क्या चाहिए जीवन में? मोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन वही तो है क्या? Intermolecular forces are forces of attraction and repulsion between interacting particles that will be. What are you talking about? अच्छा, बोलो। पहले सवाल को अच्छे से पढ़ो, सवाल को अच्छे से पढ़ो गरीबो। अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों कहाँ है? और वो भी इंटरमोलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, डिस्पर्शन फोर्स। इसमें ऑप्शन देखो। सवाल नहीं समझ पाए, यही टिक कर रहे थे बेचारे। Choose the most appropriate answer from the options given below. A, B. जहां जहां डी है डिलीट कर दो। अबे कोवैलेंट बॉन्ड कहां से रिपल्सन होगा? जहां जहां डी है डिलीट कर दो। कड़क कड़क कड़क, कितना आसान था। आपको लगता होगा मुश्किल है। एक अगर पता है ना, बस एक कोवैलेंट बॉन्ड जहां रिपल्सन नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्शन होता है, बाकी 4 मार्क्स मुश्किल हालातों से। ये स्लाइड आपके क्या लिखा है? एक्स मतलब वो वाला एक्स नहीं जो तुम सोच रहे हो। पढ़ो। Dipole dipole force act between the molecules possessing permanent dipole and less than unit electric charge, है ना? पार्शियल
ये स्लाइड अच्छा आपको नहीं दी जाएगी स्लाइड। ये देखो, एट रूम टेम्परेचर क्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, CH2 लिक्विड, I2 सॉलिड, है ना। दिस इज बिकॉज, इनमें क्यों, ये रीजन क्या है? वाह क्या बढ़िया सवाल है। क्यों आयोडीन क्यों सॉलिड है? उसका लंडन फोर्स सबसे स्ट्रांग है। पढ़िए, डाइपोल इंड्यूस, ना बाबा ना, डाइपोल डाइपोल नो वे, डिस्पर्शन डिस्पर्शन, तो इन्हीं में से कोई एक है। डिस्पर्शन इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर साइज, क्या सर रे नालायक, पढ़ अच्छे से। डिक्रीज विद मॉलिक्यूलर साइज एंड प्योरिटी, गलत आंसर थर्ड। दोनों पढ़ लिया करो। मान लो यहाँ होता, मान लो यहाँ होता मास, तब मास पहले देते तो 16, दिखता है। बताओ इसमें आंसर 16, इयरिंग किसने पहना चाहिए? क्या बढ़िया सवाल है ना। चलो अच्छा, अगला बताइए, तो आसान ही है ना। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग एज बॉन्ड, इट इज डायरेक्शनल बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज सिमिलर, सिमिलर टू OH बॉन्ड। ये जो OH का बॉन्ड है, ये बॉन्ड जितनी इसकी स्ट्रेंथ है उतनी एच बॉन्ड की होगी। हाँ, इट इज अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट डज नॉट रिक्वायर मिनिमम वन लोन पेयर, इट डज नॉट रिक्वायर, ये बात मैंने बोली नहीं है, अच्छा ये बात अब बोल रहा हूँ। जिन एटम्स, जो एटम आपके एज बॉन्डिंग बना रहे हैं ना, उसका रीजन उनके पास लोन पेयर होना, दे हैव ना लोन पेयर, हैज वन लोन पेयर। तो लिख सकते हो कि एज बॉन्डिंग रिक्वायर्स मिनिमम वन लोन पेयर, वन लोन पेयर ऑन फोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एज बॉन्डिंग रिक्वायर्स मिनिमम वन लोन पेयर ऑफ more electronegative atom on more electronegative atom। देखो, CH3 NH3 प्लस, क्या ये नाइट्रोजन एच बॉन्डिंग बना सकता है? ना, ये तो खुद पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल निगेटिव होता है ना वो तो। ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो और कंफ्यूज हो, जो आता है वो भी उड़ जाएगा। एम्स का क्वेश्चन है, एम्स, ये करके देखते हैं। एम्स एम्स एम्स, क्या करा है? इसमें तो एक पानी सल्फेट ही नहीं है, एक पानी सल्फेट ओ ही नहीं है, एक पानी सल्फेट है। नाउ, 8:30 से 9:30 10, जल्दी करो। H bond, right? What is this? Orthonitrophenol is more volatile, more than paranitrophenol. It is due to intramolecular in what? Orthonitrophenol. इंट्रा है ऑर्थोनाइट्रो में और इंटर है पैरानाइट्रो में, ठीक है। तो यहां पर आप आंसर करेंगे दिस वन। व्हाट इज दिस? कहोगे तुम कैसे पढ़ना चाहिए हमें? अब आप एज बॉन्डिंग रिवाइज करो कॉपी से, कहीं मत जाओ। जो मैं ये तुम्हें DPP में, क्या PPT में क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इतने भी रिवाइज कर लोगे तो आंसर कर लोगे एग्जाम में। कितने गिनोगे तो बहुत हो गए। आगे बढ़ो। द बॉइलिंग पॉइंट ये क्यों है? ये वाटर का होगा, उसमें दो एच बॉन्डिंग करता है, अल्कोहल में एक ही एच करता है, ईथर में होता ही नहीं है, तो एच बॉन्डिंग है ना। सबसे स्ट्रांग कहाँ होगी? वाटर में, फिर ईथर। आंसर कौन सा है?
ओ या रियली। दूसरी बार ये सवाल आया नीट में, वो उस टाइम एम्स का था, तो अब कितनी तारीफ करूं, एक सवाल दो बार। कह रहा है कितने ऐसे एच वाटर हैं जो एच बॉन्डिंग से एसोसिएट हैं, आंसर इज वन, आंसर इज सेकंड। 2.1 नहीं है, सेकंड ऑप्शन का वन, समझे। हेडिंग लिखो आयनिक बॉन्ड्स, तो 4 लाइन छोड़ देना। रुक से रुक, ठीक है लिखो आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसके जो एडवांस लेवल की बातें हैं जैसे फजान रूल नहीं पढ़ा, तो आयनिक बॉन्ड के नीचे सीधा हेडिंग बनाएंगे फजान रूल, मतलब ये दुनिया आयनिक बॉन्ड की है। फजान आयनिक बॉन्ड डैश फजान रूल। फजान रूल को और एक दूसरा नाम दे दीजिए, कौन सा कलर यहाँ पे सूट करेगा, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। ए मुंह के मत चल रहा है वे, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। एक मिनट ब्रेक लेते हैं फिर पढ़ेंगे। थर्टी फोर 35 पढ़ेंगे। वाह परहेजगारी। ओ या ब्रो, चलो पढ़े। ओके सुनो सभी लोग, सबसे पहली चीज आप आयनिक बॉन्ड अच्छे से जानते हो, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल नॉन मेटल थे, LiCl, LiBr, LiI, आपको याद हो, LiI, बी के सारे हैलोजन, हैलाइड्स और हाइड्राइड, ये मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच ही बॉन्ड है। Al का Cl3, Al का Br3, Al का I3, Ag का Cl, Ag का Br, ये सारे मेटल प्लस नॉन मेटल हैं, लेकिन ये सब कोवेलेंट हैं। तो आज इनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको फजान रूल में, आया कुछ। तो फजान रूल क्या कहता है, पहला पॉइंट कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होगा। रुक जाओ अभी कुछ मत लिखो, ये सब मैं लिखूंगा। कभी ऐसा हुआ क्या जो बोलता हूँ वो लिखता नहीं हूँ? मैं क्या सुनो, पहले पहले जानो कोवेलेंट बॉन्ड का माने क्या है। दो न्यूक्लियस, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, किसी भी तरह से आ जाए,
तो मतलब उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया, समझे। अब अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में ना आए, 100% अनायन के पास रहे माइनस चार्ज, 100% पूरा, तो उसमें 100% आयनिक बॉन्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गलती से भी बीच में आ गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, समझे नहीं। एक कैटायन है, एक अनायन है, अगर इसका सारा का सारा माइनस चार्ज Cl पर सेंट्रलाइज्ड रहे तो मैं कहूंगा 100% आयनिक बॉन्ड है। पर ऐसा कभी होगा ही नहीं, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ना कुछ इसके बीच में आ जाएगा। जरा सा भी बीच में आया ना तो जरा सा कोवेलेंट कैरेक्टर तो आ ही जाएगा ना। तो कोई भी बॉन्ड, पहला पॉइंट लिखेंगे, नो आयनिक बॉन्ड इज 100% आयनिक। नो आयनिक बॉन्ड इज 100% आयनिक। there must be some covalent character. some covalent character ये क्यों होता है? ड्यू टू पोलराइजेशन, वो मैं पढ़ाने वाला हूं। तुम तीनों बात मत करो, इधर देख भाई, बैठ आराम से, बैठ बैठ। बात किया तो बाहर निकाल दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ बाहर निकालूंगा। और ये वो वाला बाहर निकालना नहीं है, बाहर गए फिर वापस आ गए फिर दोबारा नहीं आया दूंगा। ये एक कैटायन है, ये एक अनायन है। टू 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 टू। कौन बड़ा होता है, कैटायन के अनायन? बेचारे कंफ्यूज हो गए, क्या रॉकेट साइंस वाला सवाल था। ये एक कैटायन है, ये एक अनायन है। अनायन पर भी न्यूक्लियस होगा, कैटायन पर भी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बगैर कोई नहीं है। लेकिन अनायन के चारों तरफ माइनस चार्ज डेंसिटी होगी। इतना, इसका मतलब इतने माइनस नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। जब कैटायन अनायन को अप्रोच करेगा, ये कैटायन ये अनायन जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे फॉर व्हाट, आयनिक बॉन्ड या बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अनायन दो तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप लोग सोचो कौन से दो तरह का? दो तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कुछ कुछ अट्रैक्शन ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन and repulsion on its nucleus. इसे बना लो तुम मेरे साथ पहले, अभी कुछ नहीं पढ़ना है। ये शक्ल बना लेता है ना, ऐसे लगता है कुछ जानता नहीं है। तुझे तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ। दिस इज अनायन, बेचारे के हालात खराब हो गए। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड अनायन। बना लो बस, कुछ जानने की कोशिश ना करो। ये कैटायन अपने जैसे का तैसा है। जंगली, यहाँ बैठ, कल कहीं का बैग उधर रख, ऊंचा चुप, मुंह बंद कर, मुंह बंद करने बोला ना मैंने। उधर रख, जिसका भी होगा, यहाँ बैठ आराम से। पक पक करता रहता है, सर पता है आपको सर, मैं कल गया था सर, बोलता है। लिखा डिस्टॉर्टेड,
डिस्टॉर्टेड अनायन। आप समझिए कैसे कोवैलेंट कैरियर डेवलप होता है। अगर ये अनायन फ्री होता, फ्री, तो स्फेरिकल होता, ठीक है। जब ये कैटायन के पास आता है तो कैटायन पर तो प्लस ही प्लस है, डोमिनेटिंग प्लस है, तो इसका प्लस इसके निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके न्यूक्लियस को रिपल करेगा। तो अनायन एक ही टाइम में दो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसके लिए अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर इधर से अट्रैक्शन फील करेगा और अपने न्यूक्लियस पर रिपल्सन। तो अब ये जो अनायन है क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये खींच रहा है और न्यूक्लियस को पुश कर रहा है। इसके हालात डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर भाग आएगा, न्यूक्लियस वहीं रह जाएगा। तो जरा समझो, दिमाग लगाओ, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ये बीच में आ गया, आया कि नहीं बीच पीछे, तो कहते हैं अब कितना आया, पार्शियल आया, कितना आया वो अलग बात, आया ना कुछ ना कुछ। तो इसके दो न्यूक्लियस के बीच में आने की वजह से कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, बस यही है। अब सुनो, ये एक होता है पोलर बॉन्ड, एक होता है पोलराइजेशन, ये दूसरा टर्म है पोलराइजेशन। ये अनायन का पोलराइजेशन है, अनायन के पोलराइजेशन की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आया है। अगर ये अनायन पोलराइज ना होता तो कोवेलेंट कैरेक्टर ना आता। इसका मतलब यहां वर्ड होगा पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। मैं क्या बता रहा हूं, पोलर बॉन्ड को तुम आयनिक मानते हो ना, कहोगे मोर द पोलर मोर द आयनिक, लेकिन यहां वो पोलर वर्ड नहीं है, यहां मोर द पोलराइजेशन मोर द कोवेलेंट, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड नहीं है, ये अनायन का पोलराइजेशन है। तो कंफ्यूजन आ सकता है, जैसे मैं जब मुझे आता था बचपन में ये कंफ्यूजन, पोलराइजेशन ज्यादा मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, शैतान काम है। पोलराइजेशन ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। तो पहले इतना छापो फिर लिखते हैं अंग्रेजी। व्हेन, लिख जाना चाहिए मेरे साथ साथ, व्हेन कैटायन एंड अनायन अप्रोच each other in ionic bond, what happens, anion experience two लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एक्सपीरियंस टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहला अट्रैक्शन ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दूसरा रिपल्शन ऑन इट्स न्यूक्लियस due to combined effect of these two forces, due to combined effect of these two forces, anion gets distorted and electron cloud comes in between both nuclei, which gives, which develops, which produce, I don't know, which produces some covalent character, covalent character. This is called polarization. This is known as polarization of what, of an ion.
चलो भाई फजान रूल हो गया। इसमें दो का रोल है, कैटायन का भी और अनायन का भी। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर आपके पास पोलराइजेशन क्या प्रोसेस, यहाँ पे पोलराइजेशन देख रहे हो ना, पोलराइजेशन, इसमें दो का रोल है, दोनों का रोल है। चलिए ध्यान सुनिए, कैटायन का रोल है, अनायन का रोल है। कैटायन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अनायन जाने दे रहा है, समझ रहे हो। तो कैटायन यहां पर इसे पोलराइज कर रहा है, तो दो टर्म्स यूज होंगे, पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर कैटायन की डिफाइंड होगी, कैटायन पोलराइज करता है और अनायन पोलराइज होता है। तो दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दो, फिर सुनो, कैटायन के लिए डिफाइंड होगा पोलराइजिंग पावर और अनायन के लिए डिफाइंड होगा पोलराइजेबिलिटी। ये दोनों जितना ज्यादा होंगे पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, है ना। ये दोनों, यानी इसकी पावर होनी चाहिए टू पोलराइज अनायन और अनायन की टेंडेंसी होनी चाहिए टू गेट पोलराइज्ड, समझे। तो मैं यहां पे क्या लिखूं, देयर आर टू फैक्टर्स। एक पहला, पोलराइजिंग पावर इज डिफाइंड फॉर, क्या इसकी डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है, पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज द अनायन और पोलराइजेबिलिटी टेंडेंसी, पोलराइजेबिलिटी डिफाइंड फॉर अनायन। ये दोनों जितने ज्यादा होंगे ना उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो पीपी पोलराइजिंग पावर को साई से लिखते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू क्या, चार्ज, चार्ज अपॉन आर स्क्वायर।
या आर छोड़ो ना, डिस्टेंस लिखो बस, साइज, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, और चार्ज ऑफ कैटायन जितना ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। सच पूछा जाए तो जेड इफेक्टिव है गरीबो, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव, सच पूछा जाए तो जेड इफेक्टिव है। दूसरा पोलराइजेबिलिटी। अब बताओ जी, इसमें अनायन का चार्ज ज्यादा होगा तो मतलब बताओ चार्ज में क्या रिलेशन लिखूं, चार्ज में तेज बोल, तेज तेज लड़ता है, हाँ। चार्ज ऑफ अनायन के साथ क्या रिलेशन लिखूं पोलराइजेबिलिटी की, डायरेक्टली की इनवर्सली? अरे तुम जाहिलो, अनायन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को जाने देना, जाओ ले जाओ, तो उसका माइनस चार्ज ज्यादा होगा तभी तो जाने देगा, गरीब होगा तो कहां जाने देगा। प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज ऑफ एनायन, और साइज पर कैसे डिपेंड करेगा, साइज पर भी डायरेक्टली है ना, वहां इनवर्सली था, प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। तो ये जो स्लाइड है यही की पॉइंट है फजान रूल का, यही स्लाइड मेन है, इसे बिल्कुल डाइजेस्ट कर लो। ये स्लाइड मेन है। तो अब एक बात बताओ, ये बढ़ेगा तब भी पोलराइजेशन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तब भी पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा होगा, और आयनिक करेक्टर उतना कम होगा। तो क्या लिखेंगे, पोलराइजेशन, एक सेकंड, कोवेलेंट करेक्टर प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के, और आयनिक करेक्टर क्या होगा इसके, हाँ। और एक बात बताऊं, आयनिक करेक्टर ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर। फजान रूल के बड़े एप्लीकेशंस हैं, और बड़े एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पे शेड्यूल बना ही नहीं है लेक्चर्स प्लानिंग, तो बड़े एप्लीकेशन कहाँ दिखाऊंगा मैं। थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, दो टॉपिक्स केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाता था आज तक के रिकॉर्ड में, इस बार नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलिए बताइए एग्जाम्पल, LiCl, LiBr, ना 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 ना, NaCl, KCl, RbCl, CSCl। बताओ इसमें सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर कहाँ होगा, कैसे, आपको कंपेयर करना, ठीक है। तो पहले देखो कि क्या बदल रहा है, कैटायन बदल रहा है कि एनायन बदल रहा है। आयनिक करेक्टर, कैटायन बदल रहा है तो कैटायन की साइज बढ़ रही है कि चार्ज बढ़ रहा है, साइज। Li+Na+, एक ही ग्रुप है, ग्रुप टॉप टू बॉटम, तो मैं ऐसे लिखूंगा, यहां से यहां जाऊंगा, साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगी, बढ़ेगा ना, समझ गए। तो कौन सी पावर घटेगी, घटेगी, तो पोलराइजेशन भी घटेगा। तो यार इसको कैसे बर्दाश्त करूं मैं, इससे कोवेलेंट करेक्टर घटेगा, आयोनिक करेक्टर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, नहीं इसका तुमको बड़ा मान्य पता है ना, इसका घटेगा बढ़ेगा, तो बताओ सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है,
सबसे ज्यादा क्या ये सच में कोवेलेंट है, ये है ही कोवेलेंट। अब प्रूफ हुआ, रीजन क्या है, छोटा साइज ऑफ कैटायन इसे कोवेलेंट कैरेक्टर देता है। और ये गरीब लोग क्या हैं, आयनिक, मतलब प्रीडोमिनेटली ये लोग आयनिक है, प्रीडोमिनेटली ये कोवेलेंट है। आ रहा है समझ, तुझे भी आ रहा है, ओ वाह। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, अच्छा जी। कभी अभी तुम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो, वही CO2 प्लस वाटर गिव C6H6 C6H12O6 प्लस EDP PPT क्या था। कब हुआ, 1 मिनट और दो पहले। आप लोग 5 मिनट बैठे रहो, चैप्टर को दैंड करके जाऊंगा, ठीक है, 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। एक एक सवाल मैं इसके नीचे कम से कम 10 एग्जाम्पल कराता, इससे बेहतर है कि मैं क्वेश्चंस कराऊं, उसी को आप फेयर पे नोट करना, ठीक है। ये PYQs, कम ऑन या ब्रो, डू इट। अमंग दीज ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो मैं इसको अलग कर लेता हूं, ये मेरा एग्जांपल होगा, आप फेयर पे लिख देना, ठीक है। कैल्शियम बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार, तो बाप रोए। बताओ ये टॉप टू बॉटम है, एक फैमिली है एस ब्लॉक की, तो नीट भी देख लेना ना लायक हो। बताओ, लेकिन ये सवाल एस ब्लॉक में था, पता है, एस ब्लॉक में था। फजान रूल यहां भी है, फजान रूल थोड़ी एस ब्लॉक में है। तो बोलो सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, बेरियम। तो ये समझ गए, इसको देखो, मार बेच है, दरवाजा खोल के बजा रहा है, अभी तक बंद था दरवाजा। ये वाला पढ़िए, फॉलिंग कंपाउंड लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कोवेलेंट ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो कैल्शियम का सारा कंपाउंड है, तो अनायन की साइज बड़ी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आंसर होगा ये। ऑर्डर लिख देता हूं, CaF2 CaCl2 CaBr2 CaI2, ये है ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, सही बोला, बताओ। एनायन बड़ा, एनायन बड़ा तो पोलराइजेशन ज्यादा। 2011 की बात है, जब तुम क्या कर रहे थे पता नहीं। इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो सबसे ज्यादा Mi का होगा, वही वाला, फिर MBr का होगा, फिर Cl का होगा, फिर Mf का होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। 2009, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, अगेन कोवेलेंट कैरेक्टर। हेलो गाइस, ये +2 वाला है, ये +1 वाले हैं। चार्ज डोमिनेट्स ओवर साइज, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर +2 वाले में होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और सबसे LiCl और NaCl में, LiCl में ज्यादा होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये आएगा, फेयर में जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। कितने सवाल करा दिए मैंने, गिनते रहो तुम। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर कॉपी चैप्टर द एंड। 4 सवाल मिनिमम, अब तो 5 भी हो सकता है,